बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी ठीक ठाक गुजर रहे होंगे जो कि बहुत तेज़ी से गुजरते चले जा रहे हैं। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। नाज़रीन, खबरों से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज की खबरें क्या हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सीएम साहिबा की जानिब से लिया गया। वैसे तो कल सीएम साहिबा उम्रे के लिए गई हैं तो उन्हें उम्रा खैर आफियत से करके वो उम्रा आए, लेकिन कल उनकी जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है फ्री वाईफाई का दायराकार मजीद बढ़ा दिया गया है। लाहौर में 200 से बढ़ाकर 230 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस जो है ये अब फराहम की जाएगी। अच्छा जी, जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर मुंतकिल कर दिया गया है। वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी की बदौलत सारिफिन को मजीद तेज़ इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। अच्छा, इतना तेज़ भी ना हो कि कुछ आपका अपना पर्सनल डेटा जो है वो उस टेक पे आ जाए। मतलब अगर क्योंकि आजकल ये बड़ा इशू चल रहा है और अभी जब हम स्टार्ट में डिस्कस भी कर रहे थे तो हम अगर किसी भी जगह पर वाईफाई कनेक्ट कर लें तो क्या श्योरिटी आप देंगे कि हमारा जो डाटा है वो इधर उधर नहीं हो सकता। यहाँ तो हैकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑल दो पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, बट यहाँ के इश्यूज जो हैं वो चले माहिरीन की राय ले लेते हैं। आमिर रजा खान साहब और हसन अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने काला जोड़ा पहने, कल सीएम साहिबा भी काले वो अबाए में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, मैंने देखा उसी में वो गई है, तशरीफ लेके गई है। आजकल मैं जरा रमजान में अच्छा माहिर रमजान बंद है, चले वी रियली इसलिए चीजें देखता नहीं हूँ। दूसरा आपने जो आईटी माहिरीन किया उसको में नाराजगी निकल गई कि हम तो नहीं है भाई। हम तो ये कहते हैं कि ये वाईफाई फ्री जो है इसका दायरा कार कॉलेज यूनिवर्सिटीज तक होना चाहिए, जरूर बच्चों को ये मिलने चाहिए। अच्छा, मैंने वैसे ना एक्सपीरियंस नहीं किया ये शहर में सहूलत है। मैं क्योंकि गवर्नर हाउस अभी पिछले दिनों भी मैं गया तो इत्तेफाक से जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए हुए थे तो वो हमें बाहर ज़ाहिर है ड्यूटी बाहर थी तो वो सामने बिल्कुल जो सिग्नल लगा हुआ है ना वहाँ पे ये लगा हुआ। अच्छा, और इसकी स्पीड वगैरह अच्छी है और ये ऑटोमेटिकली अगर वाईफाई ऑन है मोबाइल पे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। बट मेरा सवाल जो था कि आपका पर्सनल डेटा, आपकी पिक्चर्स, आपके सबसे ये तो सबसे अहम चीज़ है। ये तो अब देखें, ये तो हैकर्स पे है। आपका अगर जहाँ जिन ममालिक में सबसे कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट्स पर जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी की बनाई थी दुबई के अंदर उनके साथ क्या हुआ? कोरियन ले गए। अब देखें ना, उसकी तो आप चोरी को रोक नहीं सकते और इंटरनेशनल चोरी है और आप कोई आपका ऐसा डाटा है नहीं, मतलब मेरा तो ऐसा कोई डाटा नहीं है जो चोरी हो जाए तो मुझे फिक्र हो। बाकी लोगों का जिनका है वो खुदारा नहीं। लेकिन आमिर भाई इसमें एक चीज़ है ना, देखें मोबाइल पे लोगों की तस्वीरें वगैरह तो होती हैं ना, उसमें फैमिली पिक्चर्स भी शामिल होती हैं, लोगों की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है। अब देखें हमारे ऑफिस की चैट है, अब हमारे ऑफिस में जितनी खबरें टिकर्स ये नहीं तो आपके ख्याल से क्या हैकर्स इस पर काम नहीं कर रहे होते? हमारे वो IT एक्सपर्ट्स हैं आतिफ साहब, वो हर वक्त इस बात पे लगे रहते हैं कि कोई हैकर जो है इसके अंदर ना चला जाए और वो इस पर मेहनत कर रहे होते हैं। और एक आध दफा हुआ भी, अटैक हुआ भी हम पर, हमारी वेबसाइट पर, लेकिन वो शील्ड लगी होती है। लाजमी है कि वो हमारे माहिरीन जो है उस पर काम कर रहे होते हैं। तो ये तो अब ऐसे ही है। और हसन अली के लिए यही कि ऐसी तस्वीरें अपलोड ना करें जो बाद में बदनामी का बायस बने। अच्छी तस्वीरें जो हैं वो अपलोड करें। ये देखें ना, नगार पकड़ी गई, नगार चौधरी, इसने भी तस्वीरें ही अपलोड की थी। जमानत का केस है, इसका 7 अप्रैल तक तस्वीर है। नगार से मुझे जो आप मुझे तस्वीरें भिजवाते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? नगार सैनमा मुझे याद आ गया, बाटी चौक में हुआ करता है। आप मेरे ख्याल है जब आप छोटे होंगे तब आप अच्छा चले हसन, इन्होंने बहाने आपको भी कुछ कह दिया। मैंने अपने वाले साहब के साथ वहाँ फिल्म देखी थी नौकर वोटी दा। अच्छा, और वो जेल में ऐसी बैठी है, आज तक निकली नहीं। तो आज बस अब आप खुद हिसाब लगा लें। आज तक बन के रह गए आमिर भाई, मैं तो कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ना खुशी की खबर सुनानी है, लेकिन मुझे लगा आप वैसे ब्लैक सूट ना कल के हसार की वजह से पहन कर आए हैं। चलें जी, ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। अच्छी खबर है जी। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो फेक भी इधर उधर चल रहे थे वो जो हैं अब झूठे हो गए हैं सारे जी, क्योंकि अब ईद उल फितर की छुट्टियां पूरा हफ्ता लोग कैसे मनाएंगे? जिनको हफ्ते से छुट्टी हो जाती है, हफ्ता इतवार, फिर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की ये 3 छुट्टियां हैं। लेकिन चूंकि मंडे को ईद आ रही है तो जिन लोगों की सैटरडे से छुट्टी हो जाती है, वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, सैटरडे, संडे, मंडे, इसमें आप फ्राइडे भी शामिल कर लें। लोगों ने फ्राइडे को चले जाना होता है। फ्राइडे आजकल हाफ डे चल रहा है ना हर जगहों पे, तो अच्छा हो जाता है। तो
फिर तैयार है इतनी छुट्टियों? मेरा ख्याल है कि ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाएंगी। अब आप इसमें एक खबर आप सिर्फ ये देख लें, रेलवे का 26 मार्च से 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। अब मुझे बताएं, जिन्होंने मूव होना है इन स्पेशल ट्रेन के ऊपर, वो तो 31 का इंतजार नहीं करने लगेगा। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो 26 से शुरू हो जाएगा काम। ट्रैवलिंग चाहे वो सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक है या पंजाब यहाँ से किसी और बलोचिस्तान तक है, ये तमाम ट्रेनें जो हैं 5 ट्रेनें ये 26 से अपना ऑपरेशन शुरू कर रही हैं। तो इसमें लोग आखिर आवत जावत लगनी है। बिल्कुल उनकी छुट्टियां जो हैं उनको हम लोग भी कहते हैं यार ठीक है, ये सही कह रहे हैं, इसकी बुकिंग है ट्रेन की, ऐसे ही जाने दे इसको। और उसमें फिर ये भी है ना आमिर भाई के ज़ाहिर है बुकिंग तो है, और जिन्होंने ईद अपनों के साथ मनानी होती है, यही मौका होता है ना। जितनी भी हो, लोग 2-3 दिन पहले चले जाते हैं और 2-3 दिन शॉपिंग वगैरह का भी होता है। उनको जिनको सहूलत है ये वाली सरकारी नौकरियों की, वो चले जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अब आप अपना गम ना हमें सुनाने नहीं बैठ जाए। गम कौन सा गम? जल्दी देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे ऑफिस में आमिर भाई वाहिद वो शख्सियत है कि जब दिल करता है ना आमिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी कर लेते हैं। रमजान है जी, कल छुट्टी जरा पूछे किसने की है? मैंने तो और किस आमिर भाई मैंने तो देखिए मैंने तो इतने अरसे के बाद मैं तो नहीं बोला। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। आज की पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। पीएचए ने शहर लाहौर के पार्क्स में फंक्शन के लिए बुकिंग फीस जो है उसमें इजाफा कर दिया है। बुकिंग फीस तो पहले भी ली जा रही थी, अब पार्क ठेके पर देने की भी तैयारियां की जा रही हैं। हसन अली, देखें ये एक आम आदमी जो बेचारा शादी हॉल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो अपने बच्चों की शादियाँ इन पार्क्स वगैरह में कर लिया करते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब इसकी भी जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत जुल्म है, ऐसे नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को सहूलत देनी चाहिए, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है। पाबंदी लगा देनी चाहिए। नहीं पाबंदी क्यों लगाए? क्या ख्याल आमिर भाई पाबंदी क्यों लगाए? क्या बताएं ना। जो ब्याह करन जा रहा है वो 5000 तो 8000 होया नहीं तो की हो प्रॉब्लम शुरू हो 5 से 8000 कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो नहीं आमिर भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है आम आदमी को। मेरी बात सुने, आम आदमी को बहुत फर्क पड़ता है। आपको नहीं पड़ता है, आम आदमी को बहुत फर्क पड़ता है। ये पाबंदी खत्म हुई, आपने तो हमेशा नहीं आमिर भाई जब ये पाबंदी लगी थी मैंने उस वक्त भी इसकी मुखालफत की थी। मैंने अपनी शादी अपने एक पार्क के अंदर की हुई है, मुझे इसलिए इसका अंदाजा है पैसे दिए थे कि जो लाजमी बात है देने थे, और एडवांस भी जमा करवाया था ताकि अगर कोई नुकसान हो वो सिक्योरिटी तो वो लेते हैं ना, कोई पौधा खराब होगा तो उसके पैसे भी मैं पे करूंगा। ठीक है, अगर ये लोगों को सहूलत मिल रही है और इसमें अगर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, मेरा ख्याल है 10-12 साल के बाद, 10 तो आमिर भाई अगर ना पढ़ाए तो क्या चला जाएगा? पाबंदी उठी है, शादी हो नहीं गई, सस्ते में जान छूट गई। सस्ते में आमिर भाई ने तो उस वक्त भी 1000 रुपया दिया होगा। पार्क तबाह होते हैं। दूसरा एंगल तो ये है फिर इसका, और यार 5000 से 8000 की है फीस, तो क्या महंगाई नहीं, तो अगर 5000 ही रहने दे तो क्या जाएगा? कहां से कहां चलेगी? आमिर भाई ना करें ना ऐसे, आप हर बात में ना इस बात को किया करें। नहीं तो आमिर भाई आप क्या कह रहे हैं, सोना महंगा हो गया तो शादी के लिए जो जो चीजें चाहिए सब में सब महंगी कर दें। आमिर भाई ये कह रहे हैं सब महंगी कर दें। आम आदमी जो है उसको बस जहां से सहूलत मिल गया वो भी सहूलत। तुमने आना है, आप मुझे बताएं कि शादी के लिए सारी चीजें महंगी नहीं हुई? बहुत ज्यादा हुई हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं ये जो नहीं, तो आप कह रहे हैं कि पार्टी बात है अगर बुकिंग के लिए आपको मेकअप पे, आपको अपने कपड़ों पे, आपको बच्चों के कपड़ों पे, आपको खाने पीने में, आप क्या कह रहे हैं सस्ता कुछ ना रहे? आमिर भाई कहते हैं सस्ता कुछ ना रहे, सब कुछ बढ़ा दे। 3000 रुपए बढ़ाया, सब महंगाई ऐसे चिलक रहे हैं जैसे मुझे समझ नहीं आती। आपका पार्क है 30,000 रुपए बढ़ा दिया। मेरा पार्क कहाँ से आना है? पार्क हमारे नहीं हो सकता है वैसे आमिर भाई को खुफिया पार्क तो लोग हैं भाई, हमारे पास पार्क नहीं है। एक हम तो जिस घर में रहते हैं उसमें नहीं है। आमिर भाई ये बात सुन ले, सिर्फ ये बात सुन ले, अगर कोई बच्चा अपने बच्चे की शादी कर रहा है, सारी महंगी चीजें, तो क्या कोई जो सस्ता रह गया हम फ्री कर दें? नहीं फ्री ना करें, आप फ्री ना करें। 10 साल के बाद आमिर भाई 1000 रुपए बढ़ाए, 10 साल के बाद पीएचए वैसे ही बड़े पैसे खा रहे हैं। जी बहुत पैसे खा रहे हैं। अच्छा एक और चीज है, ये पीएचए की जेब में जाएंगे ये पैसे खा रहे हैं, पूछे एक दफा जाके। आमिर भाई पर्ची करती है भाई। आमिर भाई बस कर दे, आप जल्दी पर्चियां नहीं बस करें आमिर भाई, बस कर दे। इन जैसे लोगों को अल्लाह ने बड़े घर दिए हुए थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह।
इन लोगों का एहसास नहीं है असल में। ठीक है, आपको एहसास है, आप कह रहे हैं कि फीस बढ़नी है, भाई अगर खर्चा बढ़ा है, अगर मालियों की तनख्वाहें बढ़ी है तो जरूर आमिर भाई पीएचए जितने पैसे कमा रहे हैं ना, अगर ये 2-3 हजार रुपया वो ना भी लेते तो उनको कोई फर्क नहीं। हमने 2 दिन पहले यहाँ बैठ के खबर डिस्कस की है कि पीएचए को इतने अरब का बजट जारी हुआ है, कमा रहा होता तो उसको बजट जारी क्यों? जेबों में जो पैसे जा रहे हैं ना, आपको आप मुझे बात कर रही है जेबों में जाने की, उस पर मेरा कोई बस नहीं है। मेरा बस फीस के ऊपर है। फीस सरकार की जेब में जाती है, उसकी पर्ची कटती है, वो कहीं और नहीं जाती। आमिर भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अकाउंट में जाती है। आमिर भाई कि जहां कहीं से रिलीफ मिल सकता है ना, वो मिलना चाहिए। आमिर भाई कह रहे हैं वो भी रिलीफ ना मिले, कोई जगह सस्ती तो ये रिलीफ है। बाजारों में फर्नीचर अगर खरीद रहे हैं महंगा, ये रिलीफ है। शादी हाल जरा बुकिंग कराओ ना, तो पता लगे। नहीं ना, मतलब शादी हाल बुकिंग करा पता लगेगा कि रिलीफ है कि नहीं रिलीफ है। जो रिलीफ थोड़ा बहुत आम आदमी के लिए आप उसको भी खत्म करने जा रहे हैं, ऐसे ना करें भाई, फ्री कर दें, ऐसे ना करें। अच्छे वक्तों में शादी कर बैठे और वो भी पार्क में किया ना। शादी का तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, महीना मुद्दत तो नहीं होती शादी। यानी अगली शादी का भी प्लान तैयारी तो नहीं की हुई, ऑन एयर बैठ के बना रहे हैं, कुछ तैयारी तो नहीं की हुई? मैं तो कह रहा हूँ मौत का कोई वक्त मुय्यन नहीं है, इसी तरह शादी का भी नहीं है। अभी मैं ना हालिया दानिश तैमूर की वीडियो देख रही हूँ, ऐसा बयान दे के बाद में एक्सप्लेनेशन माफिया तलब कर रहे हैं। आप भी अगली शादी का ऐलान ना कर, क्या गलत बात की थी? इसी पे बात कर लेते हैं। क्या दानिश तैमूर ने 4 शादियों की बात की तो गलत बात की थी? अगली शादी का ऐलान करके ऐसे ही आप भी नहीं कोई गलत बात नहीं। बताएं आप, क्या उसने 4 शादी की बात की तो गलत बात की? आप जितनी मर्जी इसकी हिमायत कर लें, मैंने कहा आप बाद में आप मुझे बताएं, दानिश तैमूर ने अगर 4 शादी की बात की तो गलत की थी? भी भाभी को डांट पहनती हुई ना करो। अच्छा जी, फंक्शंस के लिए बुकिंग फीस के अलावा सिक्योरिटी के तौर पर भी भारी रकम अदा करना होगी जी। अब ये अब आ जाए कितनी भारी रकम? हद हो गई है कितनी? भाई इस खबर के अंदर शामिल है कि जो फीस है उसका 50%, अगर 8,000 रुपए फीस है, 4,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने आएंगे। अब मुझे बताएं, ये बहुत आमिर भाई ये नातिया महफिलों के लिए है। अब गरीब जिसने सब कुछ नाप तोल के करना है, मेरी बात सुने, ये नातिया महफिलों के लिए पहली दफा नातिया महफिलों के लिए भी रखा है, क्योंकि नातिया महफिलें करवा के लोग भाग जाते थे। उन्होंने कहा 50% दे के जा पहले, बस आप ये चाह रहे हैं कि हर चीज के ऊपर आप ये चाह रहे हैं कि हर चीज के ऊपर फीसें लग जाएं। देखो कि यहाँ पे लोग दीनी महफिल रखकर और पैसे दिए बगैर के ये दीनी महफिल है, उस पर चले जाते हैं। तो हम भी खिलाफ हैं, बट अब आप अगर आपने पाक अपने मेंटेन करने हैं, अगर आपने उस पर खर्च करना है, अगर आपने एक फंक्शन के लिए दिया, उसकी बाद में सफाई होनी होती है, चीजें तो सफाई आमिर भाई वो पीएचए की जिम्मेदारी तो नहीं, वो तो पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी कहाँ कराती है ना सफाइयाँ, यही तो मसला है। करते हैं। आपने अगर पार्क में कभी आपका इत्तेफाक हुआ कभी पार्क में शादी अटेंड करने? बिल्कुल आपका भी हुआ। लोग क्या करते हैं, खाते हैं ऐसे फेंकते हैं, बिल्कुल ऐसे है ना, वो बात आपकी बिल्कुल। और जो सफाई कराने वाले वो क्या सफाई कराते हैं, वो आपको जहाँ पे अरीना बना होता है ना, वहाँ से टेंट उखाड़ते हैं और उसके बाद वो कहते हैं झाड़ू वाले को कहते हैं यार झाड़ू दे दे अल्लाह 500 रुपया। इतनी सफाई होती है। लेकिन आप ये बताएं, तो और कितनी अगर 50% ले भी नहीं, मेरा पॉइंट यही है कि अगर इतनी सारी हर चीज अगर महंगी है, उसमें अगर कुछ सस्ता था तो उसको रहने देना चाहिए था। नहीं था ही नहीं, ये तो पाबंदी थी पाक के अंदर शादियों की। आमिर भाई जब कभी हो रही है, आमिर भाई किसने तो पाक में शादियों पे पाबंदी उसके बावजूद भी हो रही थी शादी, चोरी छुपी होती होगी ना, चोरी छुपी हो रही होगी। आप चोरी छुपे पार्क में चोरी छुपे क्या होती है? पाबंदी है ना, पाबंदी थी। आमिर भाई पार्क में मेन रोड पाबंदी थी, उसके बाद फिर कैसे हो रही थी पार्क में? कैसे हो रही थी फिर? वो पैसे कौन दे रहा था? समनाबाद जो है, वो समनाबाद मेरा पीएचए के पास नहीं होगा शायद। क्यों नहीं होगा? आमिर भाई शहर के सारे पार्क पीएचए मैंने इकबाल टाउन में भी मेन रोड पे शादियां होती देखी हैं। वो मेन रोड की तो चले, लेकिन जब बात हमें तो ये पता था कि पाबंदी लग गई थी, बट उस पाबंदी पर अमल नहीं किया जा रहा था। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है, वो माने नहीं, एंड तक नहीं और माने नहीं। तो मैं इस पे क्या मानूं, इसमें मानने वाली बात ही नहीं। 10 टाउन 10 मेयर, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन खत्म, क्या होने जा रहा है? फ्रॉड है, पैसा कमाए, फ्रॉड। मैंने पहले दिन कहा था जब ये पहली दफा डिस्कस हुई थी कि ये बल्दियाती सिस्टम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास सारे इख्तियार हैं, इनके पास जो इख्तियार होगा सिर्फ गालियां खाने का। अभी आज ही लिख लें ये बात, ये करेंगे ये सिर्फ। और 10 मेयर आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। जब नहीं 10 मेयर्स की कोई तनख्वाह नहीं होनी। अच्छा आमिर भाई, जब आप मेयर्स बना देंगे ये वाले, और फिर आप
ब्यूरोक्रेसी के पास जाएंगे तो कहेंगे जनाब ਤੁਹਾਡਾ मेयर है और नहीं, मेयर उनकी के ड्यूटी कोई नहीं होगी, मेयर उनको के अंदर टास्क क्या कोई नहीं अच्छा दिया मुझे जाएगा। जब ब्यूरोक्रेसी टास्क उसके सारे अंदर नहीं होंगे है, जब ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर ही नहीं है, काम किससे लेगा? चले डीसी का काम कौन लेगा? जब एक मेयर होता था ना पूरे लाहौर का, डीसी उसके अंडर होता था, और उसके पास वो डीसी powers से थी। कहता था भाई चंद्राय रोड का नाला गंदा क्यों है, उसके नीचे होते थे डिप्टी मेयर, उसके अब पता है, नीचे डिप्टी जी, मेयर बिल्कुल होते थे। फिर ऐसे एक डिप्टी मीटिंग मेयर का आपने वो सारा खत्म करके आपने छोटे छोटे पार्ट्स में वो जरा जरा सा सालन बांट दिया है और ना किसी की भूख मिटेगी ना किसी का काम होएगा। और ब्यूरोक्रेसी चाहे वो एसीज हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो डीसी उनकी हैं, मौजें चाहे लग वो जाएगी। उनकी मौजें मौजें वो उनकी किसी के अंदर मौजें। ही नहीं है। वो बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते। आप मुझे बताइए 10 मेयर जो होंगे एक महल्ले के 10 चौधरी जो ये बन किसको गए, जवाब देंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे ये? नहीं सब हम लोग अल्लाह को जवाब दें और नहीं ये अल्लाह को गवर्नमेंट तो को है, है, यहाँ पे किसको जवाब ये देंगे? किसी को जवाब इनके पास होएगा ही कुछ नहीं, इन्होंने किसी को आमिर रिपोर्ट भाई, करने ये जाते ना हैं। एक वैसे मिनट बड़ा मेरी ही बात सुनो। अजीब व गरीब लतीफ़ा है। वो किसी गरीब आदमी के मुतल्लिक उसको कहा कि एक दफ़ा एक वो फरिश्ता उसके पास आ गया और उसने कहा कि जग कड साहब उन्हें कि दिता की सीधा साहब दिया बात ठीक है। ये किसको जवाब होगा देंगे? यही। इनके पास इख्तियार क्या? चले मुझे ये बता दें ये इख्तियार क्या है इनके पास? आमिर भाई एक लाइट लगवा लेंगे ये कि वो भी नहीं। करवा सकेंगे। तो फिर इनको रख आप मुझे बताएं, आप एक ऑफिस में काम सबसे करते हैं, देखिए, तनख्वाह भी नहीं आप है। एक ऑफिस में काम नहीं करते हैं, तनख्वाह इनकी नहीं होती, आप एक ऑफिस में काम करते हैं ना, लेकिन इनको पर्क्स इस मिलते ऑफिस रहे की हैं। एक ब्यूरोक्रेसी है ना जी, जी, जहां अगर आपने एक बल्ब भी चेंज कराना है तो उस ब्यूरोक्रेसी से होके आना है, यानी उससे सिस्टम से आना है वापस। अच्छा अगर वो किसी के अंडर ही नहीं है तो वो जारी करें ना करें, ऐसे ही आपने स्ट्रीट लाइट लगवानी है, आपने गटर खुलवाना है, आपने नई पाइपलाइन डलवानी है, सारे का सारा इख्तियार तो आपने डीसी कमिश्नर को दे दिया। ऐसे ही है। अब वो फिर किसी ये को क्या ड्रामा रचाया वो जा रहा किसी है? का जवाब दे क्या नहीं। ड्रामा है फिर ये? अच्छा और मजेदार बात ये सिर्फ पंजाब में ही क्यों है ये सिस्टम जो लाया जा रहा है, हाँ, ये पंजाब पंजाब में ही क्यों ला रहे हैं भाई? पूरे कराची का एक है ना लॉर्ड मेयर, चल हर रहा जगह जब पे आप इसी तरह। मुर्तजा हर जगह जवाब दे वो है, बिल्कुल ऐसे ही। हर जगह जा खड़े होकर और बड़े जवाब दे अच्छे रहा तरीके होता से है। जवाब सिस्टम दे रहा चल भी होता रहा है, अच्छे तरीके से ये सिस्टम 10 टाउन और 10 आगे मेयर, उसके आगे 4 डिप्टी ये मेयर, कुछ उसके आगे भी नहीं 5 होना, फला ये अवाम के लिए मजीद ये है ना एक सरदर्द है। फ्रॉडबाजी है। और ये लोगों को जो ये लोग बन जाएंगे ये ओहदे ले अच्छा लेंगे। वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊं, यहाँ लिखा है एमसीएल खत्म, एमसीएल भी कुछ कर नहीं रही थी, वो पहले से लेकिन खत्म ना फिर भी किसी हद तक ना देखें नाम किसी नेहाद हद तक MCL काम जब आपने एमसीएल को फॉल ही नहीं किया तो वही बात आ गई, गरीब आदमी That is कहता the देता point. किसी जित। हाँ, जब आपने सारा अख्तियार उठा के डीसी को और उसकी एसीज को दे दिया और उसके बाद वो तो बड़ी वो क्या कर रहे थे? बड़े वो कौन रोज सा नहीं एहसान वो कर करना रहे उन्होंने थे? कुछ नहीं कहा, वो एक मूवी बनवाता है डीसी अपनी हाँ। रोजाना की बुनियाद और पे। सफाई की मुझे नहीं समझ वैसे आता, आमिर सिर्फ भाई, एक सफाई बात का तो इतना बताओ। क्यों शौक पड़ा हुआ है? पंजाब में इंतखाबात हो जाएंगे बल्दियाती? मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं भी नहीं लगता, लगता। ये मुसव्विदों तक ही रहेंगे। ये मुसव्वदों तक ही बस। रहेंगे। अब ये तो देखें, अब इतनी देर से तो ये आप मुसवदा ये देखते आ जाएगा रहे गवर्नर के पास, वो साइन करेगा, ये गजेटेड हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ये अजब- देखना उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अदालतों में गवर्नमेंट के खिलाफ बट इस हसन, हवाले अगर से हो भी जाता है जब एक चीज का फायदा ही कोई नहीं तो फिर वो फायदा ही नहीं। सरदर्द क्यों ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन। वजीर आला मरियम नवाज ने सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आला पंजाब ने डोर फिरने से बच्ची के जख्मी होने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। मैं इंतहाई माजरत के साथ सिर्फ ये कह सकती हूँ, ये सिर्फ एक रिवायती नोट है। सीएम साहिबा उम्रे पे चले गई हैं, खैर से जाएं खैर से आएँ, बट ये रिवायती कार्रवाई, ये रिवायती नोटिस जो हम हमेशा से सुनते हैं। आमिर भाई सही कह रही हैं आप, और वे पुलिस की जो कारकर्दगी इस हवाले से है मैं समझता हूँ कि नाकस है बहुत ज्यादा। और सिर्फ आपके पीआरओ उसका ये काम रह गया है कि वो सुबह को एक प्रेस रिलीज जारी करते नोटिस ले हैं लिया। कि इतने हमने फकीर पकड़ लिए, इतनी हमने कार्रवाई इतने जुर्माने कर सब दिए, कार्रवाई सिर्फ ये आपके कार्रवाई शहर है। में ना क्राइम कंट्रोल है ना ये पतंगबाज कंट्रोल में आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब ये पतंगबाजी कंट्रोल में नहीं आ रहे तो आपने क्राइम कंट्रोल कहाँ से करना है? आपके एसएचओ को नहीं पता, सही बात। आपके पुलिस के तमाम एहलकारों सबको कहाँ रहते पता हैं? है ये कहाँ से सबको पता बिकती है, कहाँ से आ जाती हैं आमिर भाई चीजें। बिकना चलो मैं कहता हूँ चोरी छुपे दूसरे शहरों से दूसरे सूबों से आ जाती होंगी। जब पतंग हवा में चली गई, वो आपकी बात ठीक है कि पार्क में कौन सी खुफिया शादी हो सकती है, आपने बड़ी अच्छी बात की थी, वो तो किसी और जगह पे हो सकती है, उनको पता। अच्छा क्या हुआ? खुफिया शादी की बात हो रही ठीक है ठीक है ठीक तो ये तो पतंग हवा में भाई ये Intentions नजर आती नहीं है, है। ये नजर आती है। जब एक चीज नजर आ रही है और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो मेरा ख्याल है
कि फिर पुलिस को अपना काम छोड़ देना चाहिए। इतना ये सेंसिटिव इनको- मामला है, और ये कितनी इतना दफा हो सेंसिटिव चुका है? मामला है, पता नहीं हम क्यों इसको इस पे आमिर भाई, ये implement खबर अभी पढ़ते पढ़ते ना मुझे वो याद है, वो फैसलाबाद में एक वाकया हुआ था जिसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। वो मोटरसाइकिल पे एक नौजवान जो है वो जा रहा था, और वो मेरे जो है ना, ये तो हालात हैं कि वो इतना बड़ा वाकया हो गया, और बहुत सारे हो गए इस तरह के। लेकिन क्या ये रिवायती बयान, इसका क्या फायदा, ये भी ना दें फिर? बिल्कुल ना, ये तो नोटिस ले लिया सीएम साहिबा ने, सिर्फ नोटिस लेके करना क्या है? नहीं, ये वैसे लिखा पड़ा होता है इनके पास कंप्यूटर के ऊपर, सिर्फ उसमें डेट चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं, जो भी हो नाम अच्छा, चेंज सवाल ये है कि ये डोर आती कहाँ से है? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ये डोर कौन बना रहे हैं, कौन बेच रहे हैं, कौन बाहर के मुल्कों में, कौन दूसरे शहरों में भेज रहे हैं। हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए ना, इसमें आमिर भाई देखें, इसमें जहाँ बिक रही है, आपको क्या पता है कि जो SHO है उसको नहीं पता इलाके का कि वहाँ पे उसके इलाके में क्या हो रहा है? सब पता है ना। तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। रिवायती बयानात तो बहुत आ जाते हैं कि जी जिस इलाके में ये इस तरह जख्मी होगा पता डोर से, तो उसका SHO जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। मेरा ख्याल है निगरान दौर में ये कार्रवाई शुरू हुई थी कि जिसके इलाके में होगा उसको SHO को मुअत्तल कर दिया जाएगा। करना चाहिए है ना, कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपका नोटिस लेने से कुछ होने वाला कुछ भी नहीं होगा अगर आप कार्रवाई करेंगे। सिर्फ रिवायती बात लगती है, सीएम साहिबा ने नोटिस ले लिया और उसके बाद मतलब बच्ची जख्मी हुई है, इससे बड़ा भी कोई वाकया रूनुमा हो सकता है। खैर, 33 DSPs को नाकिस कारकर्दगी पर खुफिया रिपोर्ट्स, तरक्की नहीं मिली। अच्छी बात है हसन, बहुत अच्छी बात है, खुश हो गए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखें कारकर्दगी, क्योंकि पुलिस की अब वही अभी कारकर्दगी देखें, ये खबर हम इससे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये पुलिस की कारकर्दगी है ना, कि वो कंट्रोल अपने इलाके में अगर जराइम नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा है किसी भी चीज का? DSPs की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आमिर भाई? पूरे सर्कल होता है उसके पास। DSP के पास आपके ख्याल से क्या नहीं अथॉरिटी होती उसके पास? पूरा क्राइम एक मुहर्रर के पास। यहाँ पे तो सुल्तान राय ने डिप्टी करके तो डिप्टी मशहूर इतना कर दिया है। वो हर बात वो कहता था डिप्टी, तो वो इतना मशहूर है डिप्टी, और इसके पास ही सारे इख्तियार हैं। इसके पास पूरा सर्कल है, थाने हैं, ये इसके पास इख्तियार है कि ये लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन इनकी अपनी खुफिया रिपोर्ट में ये भांडा फूट गया कि 33 DSP आपके नाकस कारकर्दगी। अच्छा, ये अगर खुफिया रिपोर्ट और भी आप इससे ऊपर भी चले जाएं, तो SP पे भी चले जाएं, तो उनसे भी पता लग सकता है कि DSP से SP को कैसे होते हैं, SP से ये SSP कैसे हुए थे, और SSP से DIG कैसे हुए थे। सारा का कट्टा चट्टा खुल जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जराइम कंट्रोल क्यों नहीं होते हैं। मंशियात फरोश कैसे नहर पर बैठकर आज भी मंशियात फरोशी कर रहे हैं जी, कैसे आपके छोटे बच्चों को, ख़वातीन को, स्टूडेंट्स को नशा फरोख्त किया जा रहा है, कैसे राह चलते लोग जो हैं राहज़नी का शिकार हो जाते हैं, कैसे गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें रोक कर लोगों की तजलील और लोगों से डकैती की जाती है, कैसे आबरू रेजी के वाक़यात यहाँ पे होते हैं। सब ये पुलिस की छत्र छाया तले होती है। ये उसके बगैर हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल 100% ऐसी। 33 DSP, अब ये तरक्की ना मिलना, हम सजा जजा का निज़ाम कहते हैं ना, हो ना, तो फिर किसी आप एवेल्यूएशन करें, आप पता करें कि कौन अच्छा काम कर रहा है, ज़रूर उसको प्रमोट भी करें। तो ये अच्छा इकदाम उठाया गया। देखिए, बहुत ही अच्छा इकदाम है। मेरे से समझता है इससे भी आगे जाना चाहिए। आगे जाना चाहिए, नाकस कारकर्दगी है, लोगों को भी शामिल करना चाहिए, इनको फारिग करके नए बंदों को लेके आना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ, जिसकी कारकर्दगी बेहतर है उसको अपलिफ्ट करें ना। जैसे SHO को आप समझते हैं कि उसने अपने इलाके में क्राइम को कंट्रोल कर लिया, तो उसको करें DSP। अच्छा, इसमें एक इस DSP को बनाएं, उसको कभी जाए घर जा, तेरे बस का काम ही नहीं। और एक और चीज करें, इसकी जो पर्क्स मिल रहे हैं ना, जो रिटायरमेंट के बाद या जाने के बाद, वो भी बंद करने चाहिए। देखें, जितना ये कमा जाते हैं, जितना ये आपने बैठ के सर्विस में डिलीवर क्या किया, फिर उसके मुताबिक आपको आपकी बाकी, तो ये रिपोर्ट इसकी गवाही दे रही है ना कि क्या डिलीवर किया इन्होंने, क्या डिलीवर किया। इनका सर्विस में रहने का तुक कोई नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है। बिल्कुल, फिर DSP के DSP रहे, तनख्वाहें वही लेते रहे, इमारत वही रहेंगी, सारी चीजें वही रहेंगी ना उनकी, उनको फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल तो ये है, बाकी वो अपनी पूरी वो करेंगे, अपना टाइम पूरा करेंगे, और उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद अपने तमाम पर्क्स भी लेंगे, तो फिर क्या फायदा? उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। खैर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। म्यू अस्पताल से खबर है, तनख्वाह ना मिलने पर मुलाजिम ने खुदसूजी की कोशिश की है। सो हम इन चीज़ों को कहते हैं कि आप आमिर भाई जो कहते हैं अच्छा महंगाई हो रही है तो ठीक है, हर चीज़ बढ़ गया, बढ़ने दे,
जिस गरीब के ऊपर एक के बाद एक मसला होगा ना, फिर इंतहाई इकदाम भी लोग उठा लेते हैं। हसन अली, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है। पिछले दिनों हमने एक इसी तरह का वाक़या लाहौर हाई कोर्ट में भी देखा। जी। वो एक बड़ी मारूफ कंपनी है, वो बेचारा उसमें मुलाजिम था। वो उसके बाद असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी उस पर जो है वो आवाज़ उठाई गई और उनको बुलाया गया, जो इस्तेहकाक कमेटी है उन्होंने। तो पता नहीं उस बेचारे की फैमिली का क्या बना क्या नहीं बना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसको तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही, इसकी कितनी तनख्वाह होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है। यहाँ पे बात फिर वही आ जाती है कि अगर जो डॉक्टर्स हैं, देखें जो डॉक्टर्स हैं, अगर उनको तनख्वाह नहीं देंगे वो तो सड़कों पे निकल आएंगे। ये लोग क्या करें। तो हुकूमत को ख़ास तौर पे फिर मैं वही बात करूँगा, कहाँ है मिनिस्टर साहिबान, कहाँ है हुकूमत, जो ये चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है कि 4 माह से उस बेचारे को अगर तनख्वाह नहीं मिली तो वो अपना घर किस तरह से चला रहा होगा इस महंगाई के इस दौर में। निकाले जाने के डर से तो वो बेचारा हर रोज अपनी नौकरी, और ये होगा भी मेरा ख्याल है या तो ये डेली वेजर पे होगा या ये कॉन्ट्रैक्ट पे, बिल्कुल इसी तरह होगा ना। आमिर भाई, अच्छी बात की है हसन ने कि सबसे पहले तो इसकी वजह पता होनी चाहिए कि इसको क्यों नहीं मिल रही थी, और क्या ये अकेला शख्स है पूरे हॉस्पिटल के अंदर। म्यू हॉस्पिटल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बालहाज़े बेड जो है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल है, और यहाँ पर मेरा ख्याल सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग ही मुलाजिम बहुत ज़्यादा होंगे। उनमें से क्या ये सिर्फ एक बंदा है ऑपरेशन थिएटर का, एक ऑपरेटर, जो कि जिसको 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली है? अगर ये नहीं मिली है तो क्यों नहीं, इस खबर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये मिसिंग है, ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि इसको तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही थी, इंतजामिया क्यों उसको तनख्वाह देने से रोक रही थी, या उसको क्या ये अकेला ही बंदा था या इसके साथ सवाल है कि नहीं है? और इसमें खबर पढ़ते ही आपके जहन में ये सबसे पहला, आपने भी वही सवाल उठाया, मैं भी वही सवाल उठा रहा हूँ। इस खबर के अंदर जो मिसिंग लिंक है वो ये है कि भाई ये एक बंदा था क्या, तो क्या ये सारे लोगों को तनख्वाह वहाँ टाइम पर मिल रही है? अगर इस अकेले को नहीं मिल रही तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या है? अब इसमें देखें ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि जब इसकी तहकीकात, क्योंकि इसमें खबर में लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ पहलुओं से जो इसकी तहकीकात की जा रही है, हो सकता है जब तहकीकात हो तो पता चले कि ये शायद ये ड्यूटी पे ना आ रहा हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आप देखें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका डिसिप्लिन का इशू हो सकता है, और दूसरा महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का जो भी बंदा बैठा हुआ है मीडिया के लिए, उसको चाहिए कि इस पर जारी करे, बताए कि भाई इसकी तनख्वाह 4 माह से, ख्वाजा सलमान बताएं, उनका वो जो PRO है वो बताए ना लोगों को कि भाई ये इसने खुदकुशी की कोशिश किया, क्या ये अकेला बंदा है? और अगर ये अकेला नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आज न्यू हॉस्पिटल में इस पर स्ट्राइक होनी चाहिए। जिम्मेदार कौन है फिर? जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तो हम दोनों इस वक्त बोल रहे हैं। वो तो पहले आप हम पहले इसकी वजह जाने कि इसको तनख्वाह, अगर ये अकेला बंदा है तो इस केले को तनख्वाह कोई महकमा स्पेशलाइज्ड कारकर्दगी बेहतर ना हो सकता, कोई ना कोई इशू हो, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता उसकी कारकर्दगी बेहतर हो, कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, कोई रिटर्न एरर हो सकता है, लेकिन 4 माह हैं, उस गरीब का घर कैसे चल रहा होगा? 4 माह बहुत अगर कोई ऐसी बात है, अगर वो कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन है, हर चीज का कोई अल्टरनेट होता ना, आप वो ले सकते। तो आपने अगर ये तनख्वाह रुकी है तो ये आपको आज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है, उनके नाम पता नहीं, मुझे नाम नहीं आता, वो हैं इनके PR, ख्वाजा सलमान के जो PR, हमाद साहब, भाई आप जारी करें आज, अब बताएं ना यार ये क्यों खुदसौजी की करीब गया, और कितने लोगों को आपके स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अंदर तनख्वाहें नहीं मिल रही, और क्यों? और इसमें अगर और भी लोग शामिल हैं तो कम से कम देखें, ईद का मौका, त्यौहार है, इसके अलावा महंगाई है, लोगों ने अपने घरों को चलाना, खाना तो रोज खाना है ना भाई, ईद होवे ना होवे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कम से कम अगर और भी लोग इसके साथ शामिल हैं तो उनको सबको इस मौके पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो इनको क्लियर करना चाहिए। ये कोई बात नहीं है, और इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, अस्पतालों में एक के बाद एक इशू, और फिर जो मुलाजिम वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके मसाइल भी इतने सारे हैं, तो पता नहीं किस तरह ये चीज़ें हल होंगी अगर इस तरह से मसाइल बढ़ते चले गए। तो अभी हम वो जिक्र कर रहे थे ना, देखिए ये बड़ा इंतहाई इकदाम है किसी का, ये तो देखिए अगर आप ये उस बेचारे की ज़हनी हालत क्या हो, आपके महकमे के अंदर तो भाई हॉस्पिटल के अंदर से अद्वियात चोरी हो रही है, तो आप ये भी तो देखें कि आप तनख्वाहें अगर नहीं दे रहे तो लोग क्या करेंगे? तो फिर लोग सही तरह से परफॉर्म भी, मैं चोरी की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपने सिस्टम को देखें कि अगर सिस्टम में कहीं किसी जगह पर किसी से ज्यादती हो रही है तो वो क्यों हो रही है? ख्वाजा सलमान साहब आप ही जिम्मेदार होंगे एक बंदे की जान जाने। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आपके पास वजारत है, माशाल्लाह आप काम करते हैं,
लेकिन अगर इस बंदे की दोनों ख्वाजगान आमिर भाई, हाँ ख्वाजा सलमान रफीक है ना, ये स्पेशलाइज्ड हल्के उनके पास, क्योंकि अस्पताल ख्वाजा साहब देख रहे हैं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब के अंडर आते हैं। अच्छा जी, शहर के 4 अस्पताल, सॉरी जी, लाहौर के अस्पतालों को 4 अरब 60 करोड़ रुपए मिल गए हैं। जनरल 1 अरब 60 करोड़, चिल्ड्रन और जिना को 1 अरब 50 करोड़ रुपए। किस मद में मिले हैं ये जो उनके पेंडिंग थे, उनके बहुत सारे ड्यूज हॉस्पिटल्स के अद्वियात के सिलसिले में पेंडिंग हैं, फिर उनके वाजबात जो थे पेंडिंग हैं। तो ये अच्छी बात है, हॉस्पिटल्स को हमने पिछले दिनों इस बात पर उठाया भी था कदम कि जी हमने यहाँ पे बात भी, यानी मसला हल हो जाएगा? नहीं, मसला हल नहीं होगा, लेकिन चले जो पेंडिंग्स हैं कुछ अद्वियात, आपको पता है जाहिद चौधरी की तकरीबन 1 हफ्ता पहले खबर थी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें विक्टोरिया हॉस्पिटल, वो बहालपुर वाला भी शामिल है, कि उनको पैसे नहीं मिले थे, तो अद्वियात आगे से वो जो सप्लायर्स हैं उन्होंने देनी बंद कर दी, उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी थी। तो आप इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो गर्मी का सीजन स्टार्ट होने लगा, तो इनके तो एसी के काम मेरे ख्याल एसी के काम इतने के निकल आने हैं, ऐसे ही है। तो ये पैसे अगर मिल अल्लाह गए करे कि ये पैसे भी सही जगह पे इस्तेमाल हो जाएं। सबसे मेन चीज़ तो आमिर भाई ये है ना कि जो अद्वियात की कमी है या बुनियादी जो सहूलतें हैं जेब में ना चले जाएं, जेब में ना चला जाए, किसी की इमरजेंसी में खास तौर पे तरीकेकार होना चाहिए। आपने इसका फॉलो अप लेना है, देखना है जिस बंदे पैसे जारी हुए उधर इस्तेमाल हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितने पैसे इस्तेमाल हुए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, और क्या जिस मकसद के लिए जारी हुए वहाँ पर लगे भी हैं या नहीं। ये जारी किस मकसद के लिए और लगे कहाँ पे, ये एक अलग सवाल है। और नहीं, ये सवाल नहीं आमिर भाई, तमाम सरकारी महकमों के अंदर जिस काम के लिए पैसे जारी किए जाते हैं क्या वहाँ पे लगते हैं? नहीं, तो अब ये भी नहीं कहा आप उससे पहले, आपको याद है जब PHA की खबर हम डिस्कस कर रहे थे और बड़ी ऊंची ऊंची बोल रहे थे, हसन साहब भी, आप भी, मैं भी, तीनों हम बोल रहे थे, उसमें भी यही बात थी कि जेबों में चले जाते हैं पैसे। तो यहाँ पे भी यही होता है। ये लीकेज जो है, इस लीकेज को बंद करने का जिम्मेदारी अगेन मैं कहता हूँ वजीर की है, वजीर की है। और तो जिम्मेदार जो है वो इन चीजों को देखें, जो अफसरान ठंडे कमरों से निकले ना आमिर भाई, क्यों नहीं निकलते? ये करना होगा, अदरवाइज फिर ये पैसे कहाँ कहाँ जाते जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा और गरीब बेचारा रुलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, हम अक्सर कहते हैं कि जी अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। तो बहुत सारी चीज़ें जब हम अपनी सेहत के हवाले से देख रहे होते हैं तो हमें एक बहुत अहम चीज़ जो कि हमेशा मिस रह जाती है वो है जी हमारे दांतों की सेहत। ये भी अगर अच्छी होगी, आप खाना अच्छे तरीके से खा सकेंगे। अब बहुत सारे लोगों को दांतों से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल रहते हैं, मुसलसल मसूड़ों में दर्द रहना, दाढ़ में दर्द का बहुत सारे लोगों को इशू रहता है। वैसे ही माह मुबारक है तो इसमें हमने ज़रूर ये डिस्कस करना है कि दांतों की सफाई कितनी अहम है, क्योंकि रोज़े के बाद 7, 8, 10 घंटे जब आपका मुंह बिल्कुल बंद रहता है, कुछ लोगों को स्मेल का भी इशू हो जाता है। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ जनरली आपके दांतों की सफाई क्या है और इसका तरीक़ेकार क्या है, बच्चों में बड़ों में इसकी टाइमिंग क्या है, और फिर आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो जी डेंटल इम्प्लांट क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया अन्ना, आपकी बड़ी मेहरबानी, और सिटी 42 न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया आज की इस टॉक के लिए। जज़ाकल्लाह। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मजबूत दांत, खूबसूरत दांत, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अहम होती है और इसके लिए हमारे दांतों का अच्छा होना, साफ सुथरा होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही जब आप मुस्कुराते हैं फेस पे सबसे पहले दांतों पर ही नजर जाती है। तो दांतों की सफाई के लिए क्या करना है? ये बहुत अहम सवाल है जो आपने पूछा है, और हर मरीज जो भी हमारे पास आता है या इवन सोशल गैदरिंग्स में भी सबसे अहम और सबसे बुनियादी सवाल है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। दांतों की सफाई ही बुनियादी चीज़ है जो कि दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांतों साफ नहीं होंगे, अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब ये हमारे दांत में यहाँ मसला हो गया, यहाँ मसला हो गया, मैं तो ब्रश भी करता हूँ फिर भी मसले रहते हैं। उसमें प्रॉब्लम यही है कि सफाई, एक तो सफाई, पहली बात कि सफाई ज़रूरी है, और दूसरी बात यह कि सफाई को प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है, मुनासिब टाइम देना। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे फोरम से बात हो चुकी इस मामले में, तो यही बताना, मरीज समझते हैं कि मसलन आप ओवरऑल फेस को बहुत ज्यादा टाइम देंगे लेकिन दांतों की सफाई के लिए सेकंड्स, चंद सेकंड्स मैक्सिमम जो मुझे होता ना, शहरी में रोजा बंद हो रहा था, बस जल्दी जल्दी ब्रश की और बाहर निकल, तो यानी कि 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स, ये दिस इज मिनिमल टाइम, ये बहुत कम टाइम है।
अब जो रिकमेंडेड टाइम है, जो जिसके ऊपर एविडेंस है, वो कम अज कम भी 4 to 5 मिनट्स आपने दांत साफ करने। यस, अच्छा। दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये और 2 वक्त जो है ना 12 आवर्स प्रोटेक्शन होती है अगर एक दफ़ा ब्रशिंग कर लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि टूथपेस्ट कौन सा होना चाहिए। तो टूथपेस्ट तो कोई भी हो, जो फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट है दैट इज रिक्वायर्ड। और डिफरेंट जो है जो मार्केट में अवेलेबल टूथपेस्ट होते हैं, कुछ हैं जिनमें स्टीरॉइड्स वगैरह की जो है एडिशन होती है, वो नहीं यूज करने चाहिए। बाकी मोस्टली आप जो है ये फ्लोराइड कंटेंट जिनमें ज्यादा होता है वो आप यूज करें। बच्चों के लिए डिफरेंट है, बड़ों के लिए डिफरेंट है। डॉक्टर साहब 5 मिनट दें और 2 वक्त ब्रश करें तो इंशाल्लाह दांतों की सफाई बेहतरीन है। डन। तो ये तो जबरदस्त तरीका आपने बता दिया। अच्छा, कुछ लोगों के दांतों पे निशान पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकर्स जो हैं, उनको चाय पीने, कैफीन का इस्तेमाल करने वाले लोग, तो उनको दांतों की सफाई क्या एक्स्ट्रा टाइम देके करनी ना? टाइम तो इतना ही है। अगर ज्यादा टाइम देंगे तो फिर जाहिर बात है इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं कि आपके मसूड़े जो है वो इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की टेक्निक ठीक नहीं ना होती। या फिर यह है कि दांत बहुत ज्यादा घिस जाएंगे, उनका इनेमल ऊपर से जो है ना वो खत्म हो जाएगा। टाइम तो इतना ही है, 4 से 5 मिनट जो है ना एवरेज टाइम है कि आप इसमें ब्रशिंग करें। हाँ, अगर आपको ये एडिशनली एक प्रॉब्लम हो रहा है तो देन यू हैव टू गो फॉर डेंटल चेकअप आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर। उसमें फिर ये है कि एक माइनर सा प्रोसीजर होता है, उसको स्केलिंग हम कहते हैं। उससे हम जो है ना जो एक्स्ट्रा जो स्टेन्स बन जाते हैं, जो ऊपर जो है वो तहें जम जाती है, उनको हम क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। चलें जी। अच्छा जी, नॉर्मली सर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। दांत हमें कब डॉक्टर के पास चेक कराने जाना है? अगर दर्द नहीं है तो कभी जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, उसमें बहुत ना ऐसा नहीं है। आपको जो है ना वैसे एनुअली जो है ना लाजमी साल में एक दफ़ा चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर चीज़ें होती हैं, मसलन हल्की फुल्की ब्लीडिंग है। एक जो बड़ा मिसलीडिंग थिंग है जो कि मैं इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आजकल जो ये टीवी चैनल्स पे और जो है ना जो एड्स आती हैं उसमें कहते हैं जी ये बस हर मर्ज का हर जो है इस टूथपेस्ट में मौजूद है। बिल्कुल मिसलीडिंग है, बिल्कुल जो है ना गलत डायरेक्शन में मरीजों को लगाने वाली बात है। ये केयर से यानी कि आप ऑफ हो जाते हैं अपनी सेहत से। आपको डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए। छोटे छोटे मसाइल होते हैं, सालाना एक दफ़ा चले जाएं। इंटरनेशनली ये रूटीन है कि वो साल में एक दफ़ा स्केलिंग कराते हैं, जाते हैं, और स्केलिंग के दौरान ही उनका पता भी चल जाता है कोई ऐसी वैसी मसलन गम्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, दांत में कहीं कीड़ा चल रहा है, कहीं पे खाना फंस रहा है, उसको चेकअप करा लेना चाहिए। यानी दर्द तो वो साइन है जब बीमारी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो बीमारी शुरू होने से पहले इनका एक प्रॉपर चेकअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, बच्चों की दांतों की हिफाजत आपने कैसे करनी है? क्योंकि बच्चों के दांत वैसे ही हम देखते हैं छोटे छोटे से होते हैं, बड़े प्यारे से। फिर क्योंकि मीठी चीजें बच्चे ज्यादा खाते हैं, दूध का इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद जब 7 ईयर्स वाले, उसके बाद बच्चों के दांत टूट के आते हैं, कुछ बच्चों के टेढ़े दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो उस पे अब बच्चों का ये है, बच्चों के लिए स्पेशल केयर चाहिए। अब बच्चों का बिल्कुल जैसे हमने बताया 4-5 मिनट के ना तो बच्चे इतनी देर में ब्रश करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मदर्स का है, जो यानी कि बच्चे छोटे हैं लाइक 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, ये जो एज ग्रुप है इसमें तो बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे दांतों की केयर नहीं करते। सुपर एडेड एडिशनली ये जो है बच्चे चॉकलेट्स खाई, कैंडीज खाई और हर चीज मीठा बहुत खाते हैं ना। फिर उसके बाद दूध जो है, दूध की बोतल जो है अक्सर बच्चे लेते रहते हैं बड़ी एज तक। ये बड़े फैक्टर्स हैं जो कि दांतों के में कीड़ा लगना, केरीज हम उसको बोलते हैं, उसके मसाइल को बहुत ज्यादा प्रमोट कर बढ़ा देते हैं ना ये मसला। तो उसके लिए यही है कि ब्रशिंग करनी बच्चों के लिए, वो मदर को खुद रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं अक्सर माओं को बताता हूँ आप खुद कराएं, वो कह रहे बच्चे नहीं करते, ये नेग्लिजेंट है। तो जाहिर बात है मदर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बड़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ब्रशिंग कराएं उनसे, अगर नहीं करते तो माँ खुद कराए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको टाइम दे, और रात को सोते भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को बच्चे अक्सर खाते हुए चीजें खा के दूध पी के सो गए, ये सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि रात दिन के वक्त अगर आपके मुंह से सलाइवा की मूवमेंट यानी कि थूक जो है वो चलता रहता है और फ्लशिंग होती रहती है, दांत साफ होते रहते हैं। रात के वक्त क्योंकि स्टैग्नेंट हो जाता है, हर चीज रुक जाती है ना, सलाइवा का फ्लो भी नहीं होता, तो उसमें फिर ये होता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कीड़ा लगने के। तो उसमें फिर जो है कि बच्चों को सोने से पहले ब्रशिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी रूटीन में भी पहले भी आपने पूछा जैसे मुझसे सफाई कैसे, तो उसमें रात को सोने से पहले और उसके बाद कुछ नहीं लेना आपने, और फिर सुबह अगर रात करके सोए फिर सुबह नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। नाश्ते से पहले सिर्फ स्विश करें, कुल्ली करें अच्छी तरह से, और नाश्ता करें, और नाश्ते के बाद आप इससे आपको 12 आवर प्रोटेक्शन आसान से मिल जाती है। चलें जी, ये आपको तरीकेकार बता दिया। आज के टॉपिक की तरफ भी हम आएंगे, बट उससे पहले कुछ लोगों को ठंडा गर्म दांतों में लगता है बहुत ज्यादा, मसूड़ों में दर्द रहती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं?
अब ठंडा गर्म लगने की बड़ी वजह, दो वजह हो सकती हैं ठंडा गर्म लगने की। एक तो मसूड़े पीछे हट जाते हैं किसी वजह से, यानी कि मसूड़ों की बीमारी है पेरियोडोंटाइटिस, पहले जिंजिवाइटिस होता है या फिर उसके बाद पेरियोडोंटाइटिस, मसूड़े पीछे हट जाएं, जड़ें नंगी हो जाएं दांतों की, तो उसकी वजह से जड़ों के ऊपर सेंसिटिविटी होने लग जाती है। एक ये वजह है, और दूसरी बड़ी वजह ये कैविटी, ये कीड़ा लगना। कैविटी पहले स्टार्ट में ये सबसे पहले ठंडा गर्म ही लगता है। अगर आप इस ठंडा गर्म को इग्नोर कर, जैसे मैंने कहा कि ये मिसलीडिंग है टूथपेस्ट, आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हुआ और आपने क्या किया कि एक टूथपेस्ट यूज कर लिया। अब टूथपेस्ट ऐसी चीज है कि आपको दर्द हो रही है, आप सिर्फ दर्द की गोली ले रहे हैं, आप ये वजह नहीं जान रहे कि ये दर्द हो क्यों रही। आपको ये वजह पता होनी चाहिए कि क्यों दर्द हो रही है, यहाँ पे ना डायग्नोज होना चाहिए, तशखीस होनी चाहिए। तो दो वजह है, या मसूड़े में मसला है या फिर दांत में कीड़ा लग गया। अगर कीड़ा लग गया है तो उसकी फीलिंग कराएं शुरू में ही। ठंडा लग रहा है, सबसे पहले ठंडा लगता है, फिर गर्म लगता है और फिर बाद में पेन स्टार्ट हो जाती है। ठंडा शुरू हुआ, अब यू शुड बी कॉन्शियस, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको डायग्नोज करा के अगर कीड़े का मसला है तो कीड़े में फीलिंग हो जाएगी और यानी कि साफ करके कैविटी में। और अगर मसूड़े का मसला है तो मसूड़े को आप जो है ना वो उसके अलहदा से फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स हैं, उसकी भी एप्लीकेशंस हैं, स्पेसिफिक टूथपेस्ट है वो बता देते हैं, उससे बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है, अब जैसे मैं गर्म चाय ना हो तो नहीं पीती, मैं फुल गर्म चाय पीती हूँ। कुछ लोग बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारे दांतों के लिए ये नुकसानदेह होती है। इत्तदाल तो है हर चीज में, जितने जो है ज्यादा एक्सट्रीम में जाएंगे, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं लेना चाहिए, उसको तो वैसे भी हेल्थ हैजर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं लेना चाहिए। तो बेहतर यही है कि मुतदिल रहे, दरमियान में रहे तो बेहतरीन रहेगा, ताकि नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो दांतों को प्रॉपर तरीके से साफ करने का तरीक़ाकार क्या है, डॉक्टर साहब हमें बताने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, जैसे पहले बताया था कि 5 मिनट के लिए जो है ना आपने ब्रशिंग करनी है, तो अगर आप 5 मिनट देते हैं, और मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक के बारे में बता दूं, तो ये खुद ब खुद ही टाइम जो है ना आपका लग जाता है। उसके लिए जो है ना आपके पास, जैसे ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप से टीथ है, ये जो है ना जॉ है, ये लाइक ऊपर वाला जॉ है पेशेंट का, और ये नीचे वाला जॉ है, ये जैसे टंग आपको नजर आ रही है ना, तो ये टंग और ये आपने, अगर आपके पास ब्रश, अब हमारे पास नहीं, हम इससे काम चला रहे हैं, तो ये ब्रश आपने पहले पीछे वाले दांतों, लोग अक्सर आप देखिएगा बस यूं किया, ऐसे किया और बात खत्म हो गई, नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपको पीछे वाले दांतों के ऊपर, उस पीछे वालों में भी जो तालू वाली साइड और जुबान वाली साइड को फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सलाइवा की एक्यूमुलेशन और डेपोजिशन यहाँ पे होती है चीजों की, और वहाँ पे, और उससे मसला क्या है कि हम सफाई भी वहाँ पे कम करते हैं, इसी वजह से फिर प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। तो ये पीछे वाले जो दांत हैं, जैसे ये आपके पास अगर आपका ये ब्रश है, उसके ब्रिसल्स हैं, तो आप इसको पीछे वाले दांतों के ऊपर इसको कम से कम 20 टाइम्स रिकमेंडेड है। अच्छा। यानी आप सेट बनाए 3-3, 4-4 दांतों का, और उसके ऊपर 20 टाइम्स ये करें, और 3-4 दफा बाद में ये यूं कर लें। अपोजिट साइड पे भी ऐसे ही 20 टाइम्स करें, और उसके बाद 3-4 दफा नीचे, फिर आप तालू वाली साइड पे आ जाएं, और उसके बाद सामने वाले दांतों पे करें, और ये आगे वाले जो दांत हैं इनकी तालू वाली साइड पे भी करना जरूरी है। और लोग समझते सिर्फ ये बाहर वाले दांत जो है ये है, और अंदर वाले दांत उनको शायद नहीं करना, शायद उसको फोकस ही नहीं कर पाते, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे वालों में भी ऐसे ही है, पीछे वाले दांतों पे जाए पहले 20 टाइम 20 दफा आप ये बैक एंड फोर्थ आगे पीछे, और उसके बाद 3-4 दफा ऊपर नीचे इसको कर लें। अंदर वाली साइड भी ऐसे ही है, फिर दूसरी साइड पे। तो ये एक प्रॉपर तरीका, अगर इसको आप प्रैक्टिस करें तो आपके 4-5 मिनट बड़ी आसानी से जो है गुजर जाते हैं। ब्रश आपका कैसा होना चाहिए? ब्रश जो है जो जैसे हमारे पास लोग आते हैं स्मोकर्स जो हैं, वो कह देते हैं डॉक्टर साहब हम हार्ड ब्रश नहीं यूज करना। हार्ड ब्रश के साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपके गम्स को भी इरिटेट करके उसमें रिसेशन हो जाती है, गम्स की गम पीछे हट जाते हैं। या फिर दूसरा, जो अगर ज्यादा हार्ड होगा तो वो दांत के ऊपर से इनेमल को भी जो है ना एब्रेड कर देगा। तो आपने वो नहीं करना, आपने सॉफ्ट ले ले, एक्स्ट्रा सॉफ्ट ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट जो है ना बेहतरीन है। हाँ, बस ये बेहतरीन है। डॉक्टर साहब डेंटल इम्प्लांट क्या है? जी, ये डेंटल इम्प्लांट जो है, पहले जो है बेसिकली डेंटल इम्प्लांट है, कहीं आपका कोई दांत मिसिंग हो गया, निकल जाता है किसी वजह से, दांत की एक्सट्रैक्शन हो गई, तो उस एक्सट्रैक्शन के जगह पे अब आप दांत नया लगवाना चाहते हैं। जैसे मेरी स्पेशलिटी, मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ। प्रोस्थोडोंटिस्ट जो है ब्रांच ही वो है डेंटिस्ट्री की जो कि नए दांत लगाती है। नए दांत लगाने हैं
कोई भी दांत, उसमें दांत दो तरह से लगाते हैं ना हम, उतारने चढ़ाने वाले दांत होते हैं या फिक्स दांत होते हैं। फिक्स वो दांत होते हैं जिसको पेशेंट खुद रिमूव नहीं कर सकता, और उतारने चढ़ाने वाले वो होते हैं पेशेंट उतार लिया, साफ कर लिया दोबारा, उसको हम डेंचर्स बोलते हैं। तो ये इम्प्लांट्स जो है ये यूज होते हैं दांतों की रिप्लेसमेंट के लिए। सामने वाला दांत पेशेंट का निकल गया, मरीज का कोई, या जैसे सबसे कॉमन जो है ये मोलर निकल जाता है, तो अब आपने सीढ़ियों से गिर गए, किसी चीज से टकरा गए, दांत टूट गया या दांत निकल गया, अब दांत नहीं, अगर टूटा है, डैमेज हुआ तो उसकी तो रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, तो फिलिंग है या उसके ऊपर क्राउन चढ़ाना पड़ेगा। इम्प्लांट है जहां से दांत मिस हो गया, यानी कि दांत निकल गया, जड़ से निकल उस जगह पे अगर आपने दांत लगाना है तो पहले ये होता था, जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास जो है ना थोड़ी सी जो है ना डेमो है, ये हमारे पास जो है, जैसे ये पेशेंट था, इसका जैसे ये दांत एक मिस हुआ है ना, तो पहले जो है प्रीवियसली ये करते थे, अभी भी ये हो रहा है वैसे, कि एक दांत आगे से और एक दांत पीछे से लेके इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेना, और इनके ऊपर ये जो है ना एक ब्रिज जो है वो हम उसके ऊपर चढ़ा देते थे। ये देखिए, ये ऐसे जो है ना वो दांत जो है ना, यानी कि ये खाली जगह थी और एक दांत आगे से लिया सपोर्ट के लिए, एक पीछे से सपोर्ट के लिए, और इसके ऊपर जो है हमने ये ब्रिज लगा दिया। इसको कहते थे डेंटल ब्रिज, ये भी फिक्स्ड है। लेकिन अब जो है लेटेस्ट ये हो चुका है कि अगर देखें दांत निकला हुआ है तो ये देखें, ये ना इसी जगह के ऊपर ये जो खाली जगह थी, यानी कि एक दांत जो निकला हुआ था उसकी जगह के ऊपर हम बोन के अंदर एक स्क्रू लगा देंगे। टाइटेनियम के स्क्रूज होते हैं, कमर्शियली प्योर टाइटेनियम, बड़ी कॉस्टली मेटल है, अलॉय है जो कि यूज होती है फॉर इम्प्लांट्स के लिए। इसको हम जो उसी जगह के ऊपर थोड़े से माइनर सा सर्जिकल प्रोसीजर है, उसी जगह को मसूड़े को हटा के हम जो है ना बोन के अंदर इम्प्लांट लगा देते हैं, यानी कि ये लगा हुआ नजर भी आ रहा है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन है उसकी ना, ये दो लगे हुए, एक यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ है, तो आप इसके ऊपर लगा के फिर इनकी ऊपर जो है ना इनका कुछ एक्सटेंशन बाहर आ जाती है मसूड़े से जो कि नजर आती है, उसके ऊपर आपका जो है ना वो दांत लग जाता है। तो ये डेंटल इम्प्लांट जो है बेसिकली ये बहुत अच्छी एक क्योंकि अक्सर पेशेंट हमें ये कहते थे कि जी हम जो है ना क्यों जो है ना अपना दांत वो अपने नेचुरल दांतों को क्यों जो है ना छोटा कराएं या उनको क्यों कटवा दें और उनका साइज क्यों छोटा कराएं। तो अब ये उसके लिए सोल्यूशन है कि आप ना आगे वाले दांत को कुछ कहें ना पीछे वाले दांत को कुछ कहें, जो दांत निकला है उसी जगह के ऊपर हड्डी के ऊपर आप इम्प्लांट लगाएं, उसके ऊपर दांत लगा। बड़ा आसान तरीका है ये जी। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, ब्रेक के बाद हम आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के दांत टेढ़े होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, बड़े अजीब से लग रहे होते हैं, सो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन होती है? हाँ जी, इसमें इसको हम कहते हैं दांतों की मैल ओक्लूजन ना, कि टेढ़े दांत हो जाना, ऊंचे हो जाना, एक दूसरे के ऊपर या दांतों में गैप आ जाना, या दांत के ऊपर दांत चढ़ जाना, या बहुत ज्यादा गैप होता है, ये भी लोगों का कंसर्न होता है। सारी जो है ना सिचुएशन हम कहते हैं मैल ओक्लूजन ऑफ टीथ हो गया ना। तो इसके लिए जो है पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो यंग एज से ही जो है ना बच्चों की जो है ना दांत गिरने की जो है ना अमल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे, जो कि बहुत हमारे यहाँ आपको पता है इतनी अवेयरनेस नहीं है, शायद लोग इतना इसको ना केयर नहीं कर पाते ना। लेकिन जब वो अब ये है कि 6 से 12 साल की उम्र जो होती है ये मिक्स डेंटिशन स्टेज कहते हैं, अगर इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी ये सिचुएशन ना बने ना, और इसी में ही ये छोटी मोटी ट्रीटमेंट से ये जो है ना मैनेज हो जाए। लेकिन अगर ये 12 साल के बाद जो है ये सिचुएशन बन जाती है, दांत ऊंचे हो गए, बाहर को निकल गए ज़्यादा को, या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, टेढ़े हो गए, स्पेस बन गया, उसके लिए फिर हमारे पास जो है ना वो हमें ऑर्थोडोंटिकली इन दांतों को ठीक करना पड़ता है। यानी कि टेढ़े दांतों को सीधा करने का पूरा हमारा एक स्पेशलिटी है, उसको हम ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। तो वो ये है कि टेढ़े दांतों को सीधा करना पड़ता है। उसमें 2 तरह से है। पहले जो है सिर्फ ये होता था कि हम ब्रेसेस लगाते थे, वो ब्रैकेट्स लगती हैं दांतों के ऊपर, और ब्रैकेट्स के साथ हम जो है ना उनको दांतों को सीधा करते हैं, अलाइन कर लेते हैं। लेकिन अब जो है लेटेस्ट जो है एक और भी मेथोडोलॉजी हमारे पास आ गई है, एक और भी तरीकाकार है, वो ये है कि अलाइनर्स हैं, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स होते हैं। वो जो है दांतों उसमें जो है ना वायर्स नहीं लगती, वो ब्रैकेट्स नहीं लगती, और सिर्फ वायर्स के जो है ना वो एक प्लेट सी होती है, वो दांतों के ऊपर चढ़ जाती है, पीरियोडिकली पेशेंट ने खुद ही उसको चेंज करना होता है, उससे भी दांत अलाइन हो जाते हैं। वो ज्यादा वो आपने पहन के रखना होता है, और इसके लिए वक्त लग जाता है कि 6 महीने से कम से कम साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग मुसलसल पहन के वो पहन के रख रहे होते हैं। रिप्लेस भी नहीं करते, चेंज भी नहीं करते। ब्रेसेस तो जाहिर बात लगे रहेंगे, जो कि वायर्स हैं वो तो लगी रहती हैं, लेकिन ये जो अलाइनर्स होते हैं ये तो आपको उतार के खाना खाते हुए आप उसको उतार के साफ कर सकते हैं, फिर लगा सकते हैं, रिमूवेबल है ये जी।
ये रिमूवेबल पहन के आप खाना नहीं खा सकते? नहीं, खाना नहीं खाना, बाकी हर वक्त आपने लगा के 22 घंटे तक 24 घंटे तक लगा के रखना होता है, सिर्फ खाना खाते वक्त उतारना। और अच्छी चीज ये है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं नजर नहीं आते, बिल्कुल एस्थेटिक है, बिल्कुल पता नहीं रिकमेंडेड है हर एज। नहीं, उसमें बच्चों में नहीं लगाते हम, थोड़े से बड़ी एज जो है ग्रुप जो है ना, यानी कि अडल्ट में लगता है। वैसे भी जितनी भी ये दांतों की सही करने की ट्रीटमेंट ये 12 साल के बाद ही ज्यादा की जाती है, उससे पहले सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग करके ठीक रखा जाता है चीजों को। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, आई होप कि इससे बहुत सारा फायदा लोगों को। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।